নমস্কার, হেলথ এক্সপ্রেসে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি তনিমা। আজকে আমরা আলোচনা করব জ্বরের বিষয় নিয়ে। জ্বর বেসিক্যালি সব রকম অসুখের সূত্রপাত হয় জ্বর থেকে। তো আজকে আমাদের এখানে দুর্গাপুর হসপিটালের বিশিষ্ট ডক্টর, জেনারেল মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের ডক্টর অংশুমান দাস স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন। তো নমস্কার ডাক্তারবাবু। তো জানতে চাইবো যে সিজনাল আমরা যে ফ্লুটার ব্যাপারে আলোচনা করব, তো কি এক্স্যাক্টলি এটা হয়? আচ্ছা, ঠিক আছে। ফার্স্ট অফ ऑल सीजनल फ्लू হচ্ছে এটা इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए ये होता है सीजनल फ्लू। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 तरह के मोस्टली होते हैं, ए बी सी डी, बट इंडिया में हमने देखा है कि टाइप ए एंड टाइप बी वही कॉज करते हैं ये सीजनल फ्लू। एंड सीजनल फ्लू में आप जैसे हम देखते हैं आपको रनिंग नोज होगा, कफ होगा, फीवर होगा, कभी कभी ये निमोनिया तक भी हो सकता है एंड इट कैन कॉज फेटल डेथ ऑल्सो इन पेशेंट्स। सो ये सीजनल फ्लू इसलिए हम लोग इंडिया में यूजुअली थ्रू आउट द ईयर ये हो सकता है, बट टेम्परेट जैसे यूरोपियन कंट्रीज में ये यूजुअली विंटर सीजन में हम लोग देखते हैं, बट इंडिया जैसे देशों में इट इज थ्रू आउट द ईयर। ओके, तो सर इसके कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं? Common symptoms, it starts with usually cough, cold, running nose, stuffy nose, headache आपका होगा, माथा व्यथा होगा एंड ज्वर होगा, आप मसल एक्स होगा, बॉडी पेन होगा, देन कफ धीरे धीरे इट कैन ऑल्सो लीड टू आपका सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, चेस्ट पेन होगा, एंड जब सांस लेने का तकलीफ होगा एंड ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो सकता है, देन यू हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। আচ্ছা, সবার জন্য অন্য ধরনের यस, হয়। वैरायटी ऑफ सिम्टम्स, मतलब सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स एंड वैरायटी ऑफ सिम्टम्स कैन प्रेजेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। ओके, एंड हमारे हमारे यहाँ पे क्या क्या मतलब कितना टाइम तक ये सरवाइव करेगा या फिर कुछ ओके, इट time है? यूजुअली सीजनल फ्लू हम देखते हैं विद इन 4 days ऑफ गेटिंग एक्सपोजर टू वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस को हम जब एक्सपोज होते हैं विद इन 4 days के अंदर ये यूजुअली शुरू होता है हमारे बॉडी में सिम्टम्स दिखाना, एंड उसके बाद इट यूजुअली लास्ट अप टू अ वीक और अप टू 14 days, मतलब 10 days के अंदर आपका बुखार उखार सब कम हो जाना चाहिए, लेकिन 14 days के ऊपर तक आपका खांसी रह सकता है, 14 days तक खांसी रह सकता है। ওকে। তো স্যার এটা আমি দর্শকদের জন্য জানতে চাইবো যে মানে এই নর্মাল ফ্লু আর কোল্ড এর মধ্যে কি পার্থক্য? द फ्लू जो होता है दैट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, ये इंपॉर्टेंट बात है। इन्फ्लुएंजा वायरस कॉजेज फ्लू, जो सीजनल फ्लू हम लोग बोलते हैं, लेकिन कॉमन कोल्ड जो होता है इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस अदर देन इन्फ्लुएंजा। जैसे राइनो वायरस होता है जो 50% ऑफ द केसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है देश भर में। देन अदर एडिनो वायरस है, कोरोना वायरस इटसेल्फ है। आई एम नॉट सेइंग कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 कर है वो एक्सक्लूसिव स्ट्रेन नहीं है, अदर कोरोना वायरस अदर देन कोविड-19 के बारे में बोल रहा हूँ। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, तो ये सब कॉमन कोल्ड करते हैं। कॉमन कोल्ड में इतना सीवियरिटी नहीं रहता है सिम्टम्स का जैसे फ्लू में रहता है। कॉमन कोल्ड में इट यूजुअली रेस्ट्रिक्ट रह जाता है आपका खांसी तक, ओके फीवर वीवर इतना नहीं दिखता है, एंड आपका जस्ट रनिंग नोज होगा, जुकाम होगा, एंड सोर थ्रोट हो सकता है, ओके। एंड आपको कफ होगा, अच्छा, बट सिम्टम्स इज यूजुअली लेस सीवियर देन फ्लू, ओके एंड इसमें हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ रेट एंड ऑल एवरीथिंग कम ही है सीजनल फ्लू से। ओके। तो सर जैसे आपने बताया तो फ्लू और कोविड का जो भी मतलब सिम्टम्स है इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब আমরা কিভাবে জানবো যে হচ্ছে এটা আমাদের নরমাল ফ্লু না হচ্ছে কোভিডের সিম্পটম? देखिए, वैसे तो फ्लू एंड कोविड आर वेरी मच रिलेटेड। इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना वायरस का सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट रिलेटेड, बट यही है कि इन्फ्लुएंजा में जो हम 10 तो सिम्टम यूजुअली देखते थे, कोरोना वायरस उससे और 2-3 सिम्टम ज्यादा प्रोड्यूस करने शुरू कर दिया। वन इज आपका जो लॉस ऑफ टेस्ट होता है,
मुंह में स्वाद नहीं रहेगा एंड लॉस ऑफ स्मेल होता है, ये सब हम लोग ज्यादा कोरोना वायरस पेशेंट्स में देख रहे हैं। एंड हाँ, एंड सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, जो बोलो ब्लड क्लॉट्स होना शुरू हो गया है, वी हैव स्टार्टेड, हम लोग देखना शुरू हो गए कि अब ब्रेन में स्ट्रोक होना शुरू हो गया, हार्ट स्ट्रोक होना शुरू हो गया। ये जो ब्लड क्लॉट करने का क्षमता इन कोरोना वायरस इज मच मोर, बहुत ज्यादा है। फ्लू वायरस के में हम लोग इतना देखे नहीं थे ये सब। तो ये जो 3-4 जो सिम्टम्स है, तो ये ज्यादा भयंकर बना देती हैं कोरोना वायरस को फ्लू से। ओके, मतलब वही आप वही कहना चाह रहे हैं सर। तो फिर कैसे समझेंगे हम कि ये कोरोना है या फिर फ्लू है? टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या है? फ्लू एंड कोरोना का बेसिकली ज्यादा वही टेस्ट बोले हम लोग कि नॉर्मल आप अपना जैसे करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, ये 3 बेसिक टेस्ट तो आपको करना ही है। प्लस अभी इन्फेक्शन का जो पैरामीटर देखते हैं, सीआरपी क्वांटिटेटिव एक तो देखते हैं, और हम लोग डी डाइमर लेवल्स देखना शुरू कर दें, एंड आरटीपीसीआर एंड एंटीजन टेस्ट। हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट इन्फ्लुएंजा में भी है और आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट कोरोना में भी है। सो अभी बिकॉज हम लोग का कोरोना का महामारी चल रहा है, सो अभी हम लोग कोरोना के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना ठीक रहेगा। सो हम लोग ज्यादा फ्लू के ऊपर ज्यादा फोकस ना करके, ट्रीटमेंट में ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। फ्लू का जितना जैसे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस में, वैसा ट्रीटमेंट होता है। खाली हाँ 1-2 एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है, जो एक्स्ट्रा 2 सिम्टम्स हुआ उसका जो एबिलिटी है कोरोना वायरस का करने का, जैसे ब्लड क्लॉट कर सकता है, एंड ज्यादा जो सांस देने का तकलीफ जो करता है कोरोना वायरस, उसको कम करने के लिए हम ज्यादा ट्रीटमेंट देते हैं, प्रीफर करते हैं इन कोरोना वायरस देन फ्लू वायरस। ओके, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, মানে আমরা কি ট্রিটমেন্ট সাজেস্ট করতে পারি বা কি ট্রিটমেন্ট আমাদের করা উচিত? মানে বেসিক ট্রিটমেंट আপনার ক্ষেত্রে द बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप अपने आप को पहले आइसोलेट करेंगे, सो दैट आप अपने परिवार ये को सेव कर पाएंगे, नॉट टू स्प्रेड, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज की प्रॉपर हाइड्रेशन, फ्लूइड, पानी लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज बुखार में क्या होता है, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, और जैसे हमें पता है कि बॉडी का सेल्स बना हुआ है 70% पानी से, अगर सेल से पानी निकलता जाएगा तो आपका सेल का काम करने का क्षमता भी, टिश्यू का काम करने का क्षमता भी कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा देन आपका शरीर और भी तकलीफ में होने वाला है। तो इसलिए पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुखार आया मतलब पानी तो मिनिमम 2-3 लीटर पीना ही है आपको। अच्छा, बिना सोचे, हाँ 2-3 लीटर पानी पीना। हाइड्रेशन हैज टू मेंटेन। आपको बेसिक तो ओवर द काउंटर मेडिसिन पैरासीटामोल ये सब मिल ही जाएगा, तो पहले 2-3 दिन आप पैरासीटामोल एंड फ्लूइड्स। ओके, तो सर आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि हम जैसे बेसिक हम मेडिसिन आप जो बता रहे हो 1-2 चीज़ें ले सकते हैं, बट डॉक्टर मतलब किसी से प्रेस्क्राइब करके हम मेडिसिन खाना चाहिए या फिर क्या? देखिए, अगर प्रेस्क्रिप्शन करने से एंड डॉक्टर को दिखाने से बेटर वही है कि आप उल्टा सीधा मेडिसिन जाके ना खाओ। बाहर से ओवर द काउंटर कुछ भी अगर मेडिसिन मिलता है आप उठा के ले आते हैं घर में, दिक्कत वही होता है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को फैला रहा है। ओके, सो एटलीस्ट डॉक्टर्स को प्रेस्क्राइब करने से उनको पता है आपको क्या क्या बेसिक मेडिकेशन थ्रू आउट, ये तो पूरा गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल बना दिया गया है। अगर एक पेशेंट बुखार और जुकाम से आता है आपको क्या क्या मेडिसिन देना है, पूरा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है ये। तो वही प्रोटोकॉल ही हर जगह नेशनल लेवल में फॉलो किया जा रहा है, कोई अपना प्रोटोकॉल यहाँ पे बनाया नहीं है। सो जो प्रोटोकॉल है अगर हम लोग फॉलो करें, सो उसमें भी एक्सपेक्ट कि 90% पीपल विल रिकवर, और बाकी 10% तो ठीक है, उनको तो हॉस्पिटलाइजेशन 10-20% तो लग ही सकता है। ओके, तो सर आप क्या बोल रहे हो, लाइक अगर जैसे कोई सीरियस हो जाता है तो उस केस में अगर वहाँ पे हॉस्पिटल में डायरेक्ट जाके एडमिट लेना या फिर वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो इस टाइप पे क्या कर सकते हैं? मतलब एक्चुअली ये सिचुएशन कभी फेस हुआ ही नहीं था कोरोना से पहले। हाँ, तो ये तो फर्स्ट टाइम सिचुएशन सबके लिए ये लाइफ में आया कि अभी हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है कोई देखने के लिए, एंड
पीपल तड़प रहे हैं, सांस लेने का तकलीफ इतना सीवियर हो चुका है, मुश्किल शुरू हो गया है, एंड आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑक्सीजन की कमी हर जगह पड़ गई, बिकॉज लोग अपना ऑक्सीजन जाके सिलेंडर कहाँ कहाँ से जमा करना शुरू कर दिए, सो दैट जब सांस का तकलीफ हो सो वो ऑक्सीजन एटलीस्ट लगा दे घर में ऑक्सीजन। तो वही है कि जिसका ऑक्सीजन का जरूरत भी नहीं हुआ, उन्होंने भी वही सोच के अपना जमा करना घर में शुरू कर दिया। तो उसी के कारण बहुत जिनको एक्चुअली रिक्वायर्ड था ऑक्सीजन का, बिकॉज कोरोना का एक मेन ट्रीटमेंट आप घर में मैक्सिमम ऑक्सीजन ही आप दे पाओगे एटलीस्ट, वही 2-3 दिन का ये है, वो ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिला, एंड जिसके कारण हमने देखा कि हमने कितने अपने लोगों को खो दिया। तो सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे आप बता रहे थे, तो क्या क्या मतलब हम क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं अगर टेस्ट अगर हम करते हैं तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? इन्वेस्टिगेशन में फीवर के लिए पूछ रही है स्पेसिफिकली आप? कोरोना एंड फीवर। सो देखिए, जब हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन, वो हर फीवर एंड कोरोना जो भी हो वो सबके लिए एक ही है, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट आपका होना चाहिए, जिसमें हेमोग्लोबिन लेवल, टीएलसी लेवल, प्लेटलेट लेवल, वो सब हम लोग देखते हैं। बिकॉज बहुत सारे फीवर का कॉज में खाली प्लेटलेट कम होता है, एक फीवर में खाली टीएलसी कम हो जाएगा, कभी कभी आपका खून का कमी के कारण आपका और भी तकलीफ हो सकता है। देन वी सी द लीवर फंक्शन। लीवर भी बताता है कि आपका शरीर कितने ठीक है, कितना प्रतिशत ठीक है, बिकॉज लीवर का सिस्टम अगर डाउन होता है लिवर भी अफेक्ट होता है बहुत सारे फीवर के केसेस में। उसके साथ किडनी। तो ये 3 मेन ऑर्गन है जिनका टेस्ट तो हमारे मैंने हमको एज अ डॉक्टर वी नीड टू सी, सो दैट वी कैन असेस द सीवियरिटी। हम लोग असेस कर सकते हैं सिचुएशन, फीवर ने कितना क्या इफेक्ट किया है आपके बॉडी को इंटरनली, सो दैट हम लोग अपना ट्रीटमेंट वैसे ही थोड़ा प्लान करके आपको दे सकते हैं, एंड वी कैन टेल यू कि आगे जाके आपके साथ क्या क्या होने वाला है, सो दैट प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज कैन बी डन। एंड उसके साथ तो फीवर इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी तक हमारे पास 5-6 टेस्ट ही हैं, तो जितने टेस्ट हैं बेसिक रूटीन टेस्ट वो सब आप कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन कि डॉक्टर क्या सोचता है, वेदर इट इज आपका एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, तो वो सब इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है एंड सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो सर मैं जानना चाहूँगी कि इस बार जो कोरोना का 3rd वेव आ रहा है, तो उसमें मतलब क्या क्या सिम्टम्स हैं और मतलब कैसे हम उससे बचें और क्या क्या इफेक्ट होने के चांसेस हैं? देखिए, कोरोना का 3rd वेव हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आएगा एंड ऑल, बट वैक्सीन थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, जब 100 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी माइलस्टोन हमने अचीव कर दिया है, हम लोग उनका उतना इन्फेक्टिविटी रेट अभी तक देखे नहीं है जो बाहर देशों में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। द डेल्टा AY 4.2 वेरिएंट जो अभी हम लोग कुछ सारे स्टेट्स में हमको मिला है, साइंस है, मतलब एविडेंस है कि उन लोग आ चुके हैं, वो केसेस आ रहे हैं, बट अभी तक इट हैज वो स्प्रेड उतना नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ द आई थिंक वन मोस्ट की थिंग इज वैक्सीनेशन। एंड अभी जो पूजा का सीजन गया एंड ऑल, लोग तो भीड़ मैंने क्राउडेड एंड भीड़ हुआ, सो ये तो इजी टारगेट पॉपुलेशन हो जाता है वायरस को इजीली स्प्रेड होने के लिए। सब वायरस का एक ही टेक्निक है टू स्प्रेड, आप अगर क्लोज कांटेक्ट में आते हैं मतलब इट हैज इजी टू, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। सो हम लोग को वही ख्याल रखना है कि जितना हम अपने आप को क्राउडेड प्लेसेस से दूर रखें, जितने हम अपने आप को साफ रखें, so that will help अगर कोरोना 3rd फेज को थोड़ा सा दूर कर, मतलब डिले करने में, अगर भी वो आता है इन मोर डेडली फॉर्म, बचने में हमें ये सारी चीजें हेल्पफुल है। तो सर जानना चाहूँगी कि जो मतलब बेसिक क्या क्या, जैसे अभी के कोविड के सिचुएशन में क्या क्या हमारे मतलब इन्फेक्टेड क्या क्या ज़्यादा हुए हैं, मतलब कौन से पॉपुलेशंस पे कौन कौन से ज़्यादा, मतलब कौन से
सेक्शन में, मतलब बच्चों को group। ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल एज ग्रुप में ज़्यादा हो रहा है, या फिर जो एजेड हैं उनको ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि ফার্স্ট ওয়েভ में আমাদের হচ্ছে বয়স্কদের বেশি হয়েছিল, সেকেন্ড ওয়েভে বলছিল আমাদের মধ্যবিত্ত যারা তাদের মধ্যে বেশি হচ্ছিল, এখন বলছে বাচ্চাদের বেশি চান্সেস রয়েছে। তো আপনার কি মনে হয় এটার ব্যাপারে? ठीक है, तो कोरोना एंड जो भी वायरल फ्लू वायरस है, यूजुअली ये 4 भागों में ज़्यादा इफेक्ट करता है। वन इज चिल्ड्रन, वन इज एजिंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 65 ईयर्स, वन इज प्रेग्नेंट फीमेल्स, एंड और एक है जो पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल कम है, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको हार्ट का बीमारी है, जिसको किडनी का बीमारी है, जिसको बीपी का बीमारी है। तो ये पहले देखा गया था कि सब फ्लू वायरस जनरली ये 4 पॉपुलेशन को पहले अफेक्ट करते थे, बट कोरोना वो सिनेरियो आके चेंज कर दिया, बिकॉज इट स्टार्टेड अफेक्टिंग ऑल्सो द नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, मतलब नॉर्मल मिडिल एज ग्रुप को भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। सो कोरोना मैंने अपना जो ये था, मतलब नॉर्मल बिहेवियर था, हम लोग सोचते थे फ्लू वायरस का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, वो उससे वो डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर दिया। इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ कि फर्स्ट जब ओल्ड एज ग्रुप को नॉर्मल वो इफेक्ट कर रहा था, सो ठीक है, ओल्ड एज ग्रुप को हमने वैक्सीनेट करने का शुरू कर दिया प्रोग्राम। तब था, इट वाज स्टार्टेड, जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था हम लोग का, इट वाज अबव 45 ईयर्स शुरू हुआ। सेकेंड वेव आते आते देखे कि अभी जब ऊपर वाले एज ग्रुप वैक्सीनेट होना शुरू हो गए, उन लोग सेव होते शुरू हो गए, जो वैक्सीनेट नहीं हुए थे उनका शुरू हो गया कोरोना अटैक। सो अभी उस एज ग्रुप को कम करके हम खींच लाए नीचे तक, सो दैट अभी मिडिल एज ग्रुप सो दैट शुड बी वैक्सीनेटेड। अभी वी आर एंटिसिपेटिंग कि अभी चिल्ड्रन लोग को होगा, एंड चिल्ड्रन लोग को हो रहा है भी, बट इट इज नॉट दैट सीरियस कोरोना वायरस। ये एक तो थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का सिम्टम्स अभी तक चिल्ड्रन में हम लोग उतना सीवियर देखे नहीं है। सो आई थिंक ये एक तो ब्लेसिंग ही है इन अ वे कि चिल्ड्रन लोग अभी तक, बच्चे लोग अभी तक कोरोना के ये से थोड़ा बच के हैं अटैक से। ओके, तो सर जैसे थोड़ा थोड़ा जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती कि बच्चों को अभी इतना ज़्यादा, आप जैसे कह रहे हो कि उतना इन्फेक्टेड नहीं हो रहे हैं, तो इससे जैसे थोड़ा बहुत फिर भी चांसेस हैं, तो क्या क्या वे में हम लोग बच सकते हैं? मतलब सब ही, मतलब नॉट ओनली द चाइल्ड बट बच्चे, हमारे सेम एज के और जो एजेड पर्सन्स है, वो भी क्या क्या, और कुछ मतलब प्रिवेंशन क्या क्या है, मतलब क्या क्या क्योर हम क्या क्या ले सकते हैं? नंबर 1 एंड ओनली प्रिवेंशन इज आप अपने आप को अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस। आप क्राउडेड प्लेसेस मत जाइए। आप अपने आप मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके रखिए। जो ज़रूरी सामान है, जितना ज़रूरी काम है उतना ही करके वापस आइए। एंड आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन मतलब साफ सुथरा अपने आप को रखना है, ठीक से हाथ धोना है 20 सेकंड तक। ज़्यादा हाथ जाके अपने आँख नाक में जाके नहीं लगाना है, सो दैट जो हाथ का जो मैल है ये सब आकर नाक के अंदर ना जाए, बिकॉज ये सब इजी टारगेट बन जाते हैं कोरोना वायरस और एनी वायरस टू एंटर आपके बॉडी के शरीर के अंदर घुसने के लिए। थर्ड चीज़ है कि आप जब बुखार होता है, आप जाके बाहर ना घूमिए, सो दैट दूसरे पॉपुलेशन के लोग थोड़ा बच के रहे, अपने घर वाले आपके बच के रहे, सुरक्षित रहे, सो दैट जब बुखार हो आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए थोड़ा घर के अंदर, एक रूम के अंदर। अपना टॉवल, अपना ड्रेस, अपना सब सामान, अपना खाने का, इवन प्लेट्स, पीने का पानी, सब अलग, सो दैट शेयर ना करें। शेयरिंग उस केस में आपको हेल्प नहीं करेगा और वो ज़्यादा स्प्रेड करने में मदद करेगा। ठीक है, तो जैसे आप बता रहे हो सर कि हमें बचना है तो सबसे आइसोलेट होके रहना पड़ेगा, और जैसे
तो यही सारे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अभी थर्ड वेव का जो भी मतलब आ रहा है, तो क्या मतलब कुछ आइडिया अभी कि क्या थर्ड वेव आएगा उस तरीके से या नहीं आएगा? हमने जो जो टाइमलाइन प्रेडिक्ट किया था कि अक्टूबर महीने में थर्ड वेव इज गोइंग टू हिट, अभी तो हम लोग ने अभी तक अक्टूबर एंड ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं, उतना अभी तक असर नहीं देखा है थर्ड वेव का। एंड जो जो जगह में भी तो मतलब जो केसेस वी फाउंड, वो जो स्ट्रेन हमें मिला है डेल्टा स्ट्रेन्स एंड वो सब मिला है थर्ड वेव के लिए, वो भी एक एक आइसोलेटेड जगह में मिला है, वो अभी तक पूरा फुल ये में गया नहीं है, फिर से वो एपिडेमिक वो नहीं हुआ है। सो वी आर जस्ट होपिंग कि ये जो वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी है हमारा वो काम कर जाए, सो दैट थर्ड वेव और ना आए एंड पीपल लोग सफ़र ना करें। अभी जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है सर, बच्चों के लिए भी क्या वैक्सीनेशन अभी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? अभी तक वो बच्चों के लिए नहीं आया है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी आया है, बोल दिए हैं लेने के लिए, बट ट्रायल्स अभी तक वैसा नहीं हुआ है। बट दे आर सेइंग कि प्रेग्नेंट वुमेन को आप दे सकते हो, सो दैट वो जो हम लोग बोले 4 ग्रुप जो रिस्क है, एट रिस्क पॉपुलेशन, चाइल्ड, प्रेग्नेंट वुमेन, ओल्ड एज एंड पेशेंट्स विथ आपका जो मल्टीपल डिसऑर्डर्स, हमने ऑलरेडी 3 ग्रुप के लिए बोल दिया है। बच्चों के लिए हम लोग ट्रायल ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड, सब ट्रायल्स चला रहे हैं अपने अपने देशों में कि कैसे आप बच्चों को हम वैक्सीन दे सकते हैं, सो दैट दे कैन बी ऑल्सो सेफगार्डेड अगर भी कुछ सिम्टम्स हुआ एंड ऑल। ओके। तो सर ये जो हमारे कोविड के बारे में पूछना चाहूँगी कि हमारे जो अभी कोविड के जो भी सिचुएशन चल रहा है, तो क्या क्या सिम्टम्स, मतलब जैसे आप बोल रहे हो स्टेजेस हैं, तो अगर किसी को कोविड हुआ है या फिर पहले के सिम्टम्स हैं, स्टार्टिंग फेज है, तो मतलब क्या क्या फेजेस हैं? ओके, फेजेस उसका मेनली इन्फेक्शन का पीरियड उन लोग बोल रहे हैं फ्रॉम 5 to 14 डेज। जब आप किसको एक्सपोज होते हो, कोविड पेशेंट को या कोविड वायरस को भी एक्सपोज हो जा रहे हो, देर से सबको ही बोल रहे हैं कि 5 to 14 डेज के अंदर अगर आपका कोविड होना होगा, वो भी एक तो क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज सब इम्यूनिटी एंड ऑल के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो आपको 5 to 14 डेज के अंदर होगा, एंड जब शुरू होगा वो फ्लू के तरह, कॉमन कोल्ड के तरह ही शुरू होगा। पहले वो नाक से ये पानी निकलेगा, सोर थ्रोट होगा, आपको खांसी हो सकता है, देन ये जो लॉस ऑफ टेस्ट, मुंह में स्वाद ना होना और नाक में स्मेल ना होना जब कंप्लेन होता है, देन इट बिकम्स वन ऑफ द श्योर शॉट आपका साइन कि आपको कोरोना हो सकता है। एंड आपको पतला पायखाना हो सकता है, बॉमी हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये वैरायटी ऑफ सिम्टम्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये इनिशियल फेज में शुरू होगा। उसके बाद 6-7 डे ऑनवर्ड्स जो बुखार एंड ऑल आपको मतलब पास कर गया होगा कोरोना टाइम, तो 6-7 डे ऑनवर्ड्स आपका सांस लेने का तकलीफ होना शुरू हो सकता है। ওকে, ঠিক আছে। আমরা আমাদের আলোচনাটা আগে এগোবো। আবার ফিরে আসলাম বিরতির পর। আমরা আমাদের যে আলোচনাটা ছিল সেটা আগে জারি রাখবো। তো ডাক্তারবাবু, আপনি বলছিলেন যে কি আমাদের স্টেজ কি রয়েছে, আপনি আগে বলছিলেন, তো জানতে চাইবো ওটার ব্যাপারে। তো আমি স্টেজেস তো আমি এখন আপনার আগে স্টার্ট হলো কমন কোল্ড দিয়ে, দেন জ্বর, দেন বডি এক, দেন আপনার নজিয়া, ভমিটিং, লুজ মোশনস, লস অফ টেস্ট, লস অফ স্মেল, তারপরের দিকে আগে যাব 6 to 7 ডেজ মধ্যে একটু স্টার্ট হতে পারে আপনার শর্টনেস অফ ব্রেথ, এন্ড আপনার একটু কন্টিনিউয়াস ফিভার থাকতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য সিম্পটম কি আপনাকে একটু হসপিটালাইজেশন লাগতে পারে এখন। 6 to 7 डे अगर आपका बुखार कम नहीं हो रहा है कंटिन्यूसली,
वही आपने अपना पैरासीटामोल टैबलेट्स लिया है, फ्लूइड हाइड्रेशन मेंटेन किया है, जैसे नॉर्मल प्रोटोकॉल कोरोना का ट्रीटमेंट आपने फॉलो किया है, उसके बाद भी 6-7 डेज के बाद भी आपका फीवर एंड ऑल सेटल नहीं हो रहा है, देन इट इज हाई टाइम आप अभी अलर्ट होना चाहिए एंड एक बार हॉस्पिटल जाके दिखाना चाहिए, सो दैट आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन शुडंट गो बिलो 92%. 92 to 94% इज वन ऑफ द मार्कर हम लोग रखे हैं आपको हॉस्पिटलाइजेशन ये के लिए वी कैन कंसिडर। उस वक्त आपको हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत पड़ सकता है, उस वक्त आपका एक ठो स्कैन हम लोग जरूरत पड़ सकता है, सीटी स्कैन, HRCT, थोरैक्स, जो एक कॉमन स्कैन कोरोना के टाइम में हमने बहुत यूज किया है, उसकी मदद से हमने बहुत पेशेंट्स को ट्रीट किया है। हमने उनका जो प्रोग्नोसिस बोलते हैं कोरोना के केसेस में कि आगे जाके ये कैसे बिहेव करेगा, कितना लंग्स कितना प्रतिशत लंग्स का इफेक्ट हुआ है, उसी के बेसिस के ऊपर आपका ट्रीटमेंट डिसाइड हुआ है। सो एक ठो स्कैन आपका उस वक्त जरूरत है एंड आप जाके जब स्कैन में को पता चलेगा कि आपका कितना प्रतिशत एंड लंग्स अफेक्टेड है, देन आपको हम लोग फर्दर ट्रीटमेंट हमको उसी अनुसार डिसाइड करके आपके भले के लिए, आपके क्योर के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। ओके जैसे सर आपने बोला कि फीवर जब आता है तभी हमें पता चलता है, तो किस किस तरीके की मतलब फीवर के कोई टाइप्स हैं, मतलब कितने टाइप के फीवर आ सकते हैं, ऐसा कुछ टाइप तो है, हम लोग मेडिकल साइंस में ऑलरेडी मैंने यूजुअली हम लोग 4 टाइप्स के फीवर के बारे में बोलते हैं। वन इज कंटिन्यूस फीवर, वन इज इंटरमिटेंट फीवर, वन इज रेमिटेंट फीवर, वन इज रिलैप्सिंग फीवर। सो वही है कि कंटिन्यूस फीवर में हम लोग जैसे वायरल इन्फेक्शन में देखते हैं, वो फीवर कंटिन्यूसली 24 आवर्स हमारे शरीर में रहता ही है, वो कभी भी नॉर्मल की ओर जाता नहीं है। आपने मेडिसिन खाया, हाँ वो आपको मदद करेगा फीवर को नॉर्मल लाने में, लेकिन आप अगर मेडिसिन नहीं खाते हैं, जो पहले हम लोग ये तो बुक्स बहुत पुराने हैं, ये टर्म्स बहुत पुराने हैं, तब उतना मेडिसिन था नहीं, सो तब ये सब देखा गया था, तभी ये सब लिखा गया कि कंटिन्यूस फीवर माने जब आपने मेडिसिन कुछ नहीं था तो थ्रू आउट द डे देखे कि फीवर आ रहा है। फिर आया इंटरमिटेंट फीवर, उन्होंने देखा कि आप मेडिसिन नहीं खाए हो लेकिन फीवर अपने आप जाके छू दे रहा है, नॉर्मल हो जा रहा है, आप बोलो मेरे को अभी नॉर्मल लग रहा है, फिर कुछ देर बाद आपको फीवर आना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा नेक्स्ट वैरायटी उन्होंने देखा कि रेमिटेंट फीवर, वो फीवर आपको आ रहा है लेकिन आपका जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है वो मोर देन 2 डिग्री रह रहा है। कंटिन्यूस में सिर्फ 1 डिग्री के अंदर डिफरेंस रहेगा थ्रू आउट द डे, बट रेमिटेंट में 2 डिग्री चली जाएगा, मतलब हाई ग्रेड फीवर हो जाता है वो। ये क्या सर मतलब कोविड और नॉर्मल फीवर में दोनों में डिफरेंस है इसमें कुछ, या फिर दोनों में ही सेम ही होता है टाइप्स ऑफ फीवर में? टाइप्स ऑफ फीवर, कोविड में वी एक्सपेक्ट कि इट विल बी अ कंटिन्यूस फीवर और अ रेमिटेंट फीवर, डिपेंडिंग आपका सीवियरिटी कितना है फीवर का, बट वो इंटरमिटेंट फीवर वी डोंट एक्सपेक्ट, वो इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर होगा उसमें, बिकॉज एंड हम लोग तो यही डिफ्रेंशिएट करता है कि आपको वायरल फीवर हुआ है कि आपको बैक्टीरियल फीवर थोड़ा सा हुआ है। ये फीवर के जितने भी वैरायटी है हमने क्लब कर दिया है उसको, सो दैट हम डिसाइड कर पाए कि आपको कौन सा पैटर्न में फीवर आ रहा है। আচ্ছা আচ্ছা, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন ছিল, নতুন কিছু শিখলাম। তো আমাদের দর্শক বন্ধুদের জন্য আমি জানিয়ে রাখবো, আমাদের ডাক্তারবাবুকে দেখানোর জন্য উনি এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কল করে ডক্টরের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারেন বিকেল 4টে থেকে 7টা অবধি। নাম্বারটা হচ্ছে 8170052847। তো স্যার আমি আগে জানতে চাইবো, আপনি বলছিলেন টাইপস অফ ফিভার কত ধরনের হয়, তো আপনি 2 ধরনের বললেন, তো আর কি কি চারটা ধরনের প্রকার, হয়? মেইনলি 4 টাইপস। আচ্ছা 4 টাইপস ওটাই আছে, ওই কন্টিনিউয়াস, इंटरमिटेंट, रेमिटेंट, रिलैप्सिंग। আচ্ছা तो रिलैप्सिंग माने हमने तो কন্টিনিউয়াস, इंटरमिटेंट আপনাকে বললো, रेमिटेंट भी বললো, रिलैप्सिंग হচ্ছে কি 1 to 2 দিন আপনার জ্বর থাকবে আর 1-2 দিন আপনার থাকবে না, फिर আবার জ্বর আসবে আপনার। ওকে, মানে রুক কে হয়। হ্যাঁ, ওটা আমি দেখেছি পেশেন্টস। সো ডিফারেন্ট
ফিভার এর ডিফারেন্ট কজেস আছে। ওকে উইথ আইজন ইট হেল্পস कि अपना पेशेंट हिस्ट्री नंबरটা খুব इम्पोर्टेंट। हिस्ट्री अगर प्रॉपर हम लोग ले सकते हैं सो दैट हम लोग एक तो देख के जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये टाइप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये फीवर होगा उनको। ওকে তো স্যার মানে এই যে ফিভারগুলো হচ্ছে এটার ব্যাপারে আমাদের হসপিটালে কি কি পরিষেবা উপলব্ধি আছে, মানে क्या क्या फैसिलिटीज है? फैसिलिटीज यस, हम लोग के हॉस्पिटल में अभी ऑलमोस्ट 98% फैसिलिटीज अवेलेबल है टू हेल्प अस टू डायग्नोज एनी काइंड ऑफ फीवर। हम लोग का खाली 2 ही टेस्ट अभी तक प्रॉपर्ली नहीं हो पाया है, उसके अलावा दैट इज वन इज बोन मैरो बायोप्सी अभी अवेलेबल नहीं है हमारा, जो बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, वो लास्ट टेस्ट है हम लोग का, वो हम लोग हमेशा लास्ट के लिए रखते हैं। जब सब टेस्ट करके वन इट स्टार्ट्स विथ मतलब बहुत ही एग्जॉस्टिव बहुत ही बड़ा लिस्ट है फीवर को, हम लोग जब बोलते हैं फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन कि हम लोग को पता नहीं है ये फीवर का कॉज क्या है। एक पेशेंट आपके पास आ रहा है 14 दिन के ऊपर फीवर है, 10 दिन के ऊपर फीवर है एंड वो उसने सब रूटीन अपना टेस्ट किया है। आप देख रहे हो कि रूटीन टेस्ट में सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, हम लोग का सीआरपी क्वांटिटेटिव टेस्ट, यूरिन आरईएमई, यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर, हम लोग का वाइडल, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू, ये सब टेस्ट आप देख रहे हो धीरे धीरे सब नेगेटिव आ रहा है। देन हम लोग बहुत स्पेसिफिक अभी कॉज ढूंढते हैं, वी गो फॉर सीटी स्कैन्स, सीटी स्कैन ऑफ द थोरैक्स, सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन। बहुत टाइम बहुत होता है कि बहुत एक छोटा सा एब्सेस काइंड ऑफ थिंग छुप के कहीं रहता है जो हमको अल्ट्रासाउंड में भी नहीं दिखा होगा, एंड वो जो एडवांस स्कैन्स हम लोग बोलते हैं, वी हैव एमआरआई, वी हैव सीटी स्कैन, हम लोग कॉन्ट्रास्ट डाई दे के कुछ भी अगर हिडन सोर्स ऑफ इंफेक्शन अगर कहीं होगा वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट। बट ओनली थिंग अभी थोड़ा सा मतलब ये दुर्गापुर ये शहर में वन थिंग जो हम लोग अभी थोड़ा सा वी आर नॉट एबल टू डू इज बोन मैरो बायोप्सी। एक ही टेस्ट जो हेल्प करेगा और पेट स्कैन्स अभी तक दुर्गापुर में नहीं है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट और सबसे अच्छा मॉडलिटी है। जब आपको फीवर का कॉज नहीं मिले आप पेशेंट को अगर पेट स्कैन के अंदर डालते हो देन वो एटलीस्ट एक तो सोर्स दिखाएगा कि कौन सा जगह से आपका वो फीवर रिएक्टिव हम लोग हो रहा है दिख रहा है। लेकिन अगेन पेट स्कैन बहुत ही कॉस्टली टेस्ट है, सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एंड वी डोंट वांट कि पेशेंट भी सफर करे फाइनेंशियली। हम लोग चाहते हैं जितना ही कम टेस्ट में पेशेंट का डायग्नोसिस हो सके एंड उतना ही कम ये में वो ठीक भी हो जाए, ट्रीटमेंट कॉस्ट भी। बिकॉज हम लोग को सब चीज़ के बारे में जब हम ट्रीटमेंट अपना शुरू करते हैं उसके बारे में सोचना पड़ता है, पेशेंट को डायग्नोसिस में जो इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट क्या है, ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या है। बिकॉज हमारे पास इंडिया में ये फ्रीडम नहीं है कि हम कुछ भी अपना इन्वेस्टिगेशन लिख दे, ट्रीटमेंट लिख दे एंड पेशेंट एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ है तो ये है। बिकॉज सबका एक तो कॉस्ट है जो सबको ही यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। डिफरेंट सेक्शन के सोसाइटी के लोग आते हैं बट हाँ सबका अधिकार है राइट टू हेल्थ, सबको सही ट्रीटमेंट मिलना सबका अधिकार है, कोई उनको डिनाई नहीं कर सकता। बिकॉज आप अभी मतलब यू आर रिच एंड आपको ठीक ट्रीटमेंट मिल जाएगा एंड आपको गरीब है आपको ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, दैट शुडंट बी देयर एनीवेयर। एंड हम लोग भी ये सब वी नेवर प्रैक्टिस, हमने कभी सोचा भी नहीं है कि हाँ इसको थोड़ा ठीक ट्रीटमेंट दे देंगे, इसको कुछ खराब ट्रीटमेंट। तो हम लोग जब भी सोचते हैं कम से कम इन्वेस्टिगेशन में डायग्नोसिस हो जाए एंड कम से कम ट्रीटमेंट में आपका पूरा क्योर भी हो जाए। एंड आप भी देखे होंगे कि लोग तो बोलते ही हैं कि इतना कम अच्छा टेस्ट लिखा है वो डॉक्टर तो अच्छा ही होगा एंड उसने डायग्नोसिस भी कर दिया उसमें। मतलब ऑलमोस्ट हम सबके अकॉर्डिंगली आप सजेस्ट करते हो। अगर हमारे यहाँ पे आते हैं हेल्थ वर्ल्ड पे आते हैं तो मतलब बेसिकली आप क्या क्या पहले
टेस्ट के लिए देखते हो या फिर क्या क्या सजेस्ट करते हो? रूटीन ब्लड टेस्ट, रूटीन कॉजेज ऑफ फीवर। रूटीन ब्लड टेस्ट माने कि सीबीसी, कोई एलएफटी, आरएफटी, यूरिन अगर बोलेगा कि यूरिन जाला पोड़ा करछे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स फर्स्ट। अभी हर फीवर के साथ एक एसोसिएटेड सिम्टम होता है। अब मैं बोलूंगा मेरे को बुखार के साथ खांसी है तो मैं चेस्ट एक्सरे के लिए जाऊंगा। अब मैं बोलूंगा मेरे को बुखार के साथ लूज मोशन हो रहा है, सो मैं मे बी यूएसजी एब्डोमेन बोलूंगा, स्टूल आरईएमए बोलूंगा। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को फीवर के साथ अभी बर्निंग मिक्सचर, मेरा यूरिन जाला पोड़ा कर छे, सो मैं अभी यूरिन आरईएमए के लिए जाऊंगा, यूरिन कल्चर के लिए जाऊंगा। सो फीवर एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है तो कि किसके साथ हम लोग किसको हम लोग कौन सा टेस्ट लिखने से ठीक बैठेगा। ओके सर, जैसे आप मैं जानना चाहूंगी कि आपने बोला एसोसिएटेड सिम्टम्स, तो ऐसे क्या क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स आपने देखा है या फिर ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, थोड़ा सा? हमने दुर्गापुर में जितना वैरायटी ऑफ केसेस हम हैंडल कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये आई थिंक मतलब फेयर इनफ होगा कि हम एक्चुअली वी आर एबल टू हेल्प एंड डायग्नोस पेशेंट्स जो पहले इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट पास्ट में। अब भी हम लोग ये स्टेज में आ चुके हैं। दुर्गापुर का आई थिंक हेल्थ जो सिस्टम अभी है ये बहुत ही इम्प्रूव कर गया है विद इन लास्ट 3-4 years। एंड कोविड में हमने जितना पेशेंट्स वी हैव हैंडल्ड हेल्थ वर्ल्ड में, मैंने टू द ट्यून ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट में ही खाली आई थिंक हम लोग का इंडोर एडमिशन वाज अराउंड 100 पेशेंट्स। सो 100 पेशेंट्स अगर आप हैंडल कर रहे हो एक दिन में, खाली इंडोर पेशेंट्स, उसको छोड़ के ओपीडी तो 40-50 होता ही था। सो वही है कि वी आर एबल टू हेल्प दोस 100 पेशेंट्स एंड वी आर एबल टू एटलीस्ट सेव देयर लाइव्स। सो वही है कि अभी हम जो आपका ये केस हो रहा है अभी दुर्गापुर का जो सिचुएशन है एंड व्हाट वी आर एबल टू डू दुर्गापुर के अंदर, ये 4-5 years में वो पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है एंड लोगों को अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, मुश्किल से आप ऐसे तो अभी कोरोना पीरियड है, फिर उसके ऊपर आपको अगर तकलीफ होगा, आप जाओगे एक बीमारी के साथ, पता चला आप आ रहे हो और एक बीमारी लेके। अगर आप घर बैठे बैठे ही आपका ट्रीटमेंट हो ही जाएगा, देन आप डेफिनेटली अपने आप को लकी ही समझोगे एंड हम वी आर एबल टू प्रोवाइड गुड ट्रीटमेंट इन दुर्गापुर। ओके, तो जैसे आपने बोला सर एसोसिएटेड, जो आपने कोविड के साथ एसोसिएटेड करके जो आपने बोला कि आप मतलब फेस करते हो, तो मतलब मोस्टली क्या क्या रहते हैं उसमें, मतलब टाइप्स क्या क्या रहते हैं? टाइप्स अभी देखिए, बारिश का दिन आया एंड ऑल तो डेंगू फीवर आ गया। डेंगू फीवर के साथ अभी और एक नया वेरिएंट आया है स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस फीवर में पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास एंड उनका बाहर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, 10-15 दिन ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन फीवर कम नहीं हुआ है। स्क्रब टाइफस का बहुत ही एक तो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होता है। अगर हम डायग्नोसिस जब करते हैं, वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट एंड आपको सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाएगा विद इन 3 to 4 days। सो वो इम्पोर्टेंट है। अब अभी स्क्रब टाइफस हुआ, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, यूरिन इन्फेक्शन, सीवियर टू सीवियर कॉम्प्लिकेटेड यूरिन इन्फेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं सेप्सिस, मतलब यूरिन का इन्फेक्शन अभी खून में फैल गया। एंड जब खून में फैलता है तब जो ऑर्गन होता है, जैसे लीवर में गया वही इन्फेक्टेड ब्लड लीवर में जाके हेपेटाइटिस कर दिया, लंग्स में गया लंग्स में जाके इन्फेक्शन कर दिया, ब्रेन में गया ब्रेन में जाके इन्फेक्शन कर दिया। तो ये सब कॉम्बिनेशन सिम्टम्स भी हम डील कर रहे हैं। निमोनिया तो हम डील कर ही रहे हैं कोविड के साथ साथ। ब्रेन का जितना सीवियर इन्फेक्शन हो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस। पेशेंट पूरा आपको अज्ञान अवस्था में आएगा, उल्टा सीधा बात कर रहा होगा, फीवर, हाई ग्रेड फीवर आ रहा होगा, वो भी हम डील कर रहे हैं। ये भी कोविड का सिम्टम है। कोविड में ब्रेन अफेक्टेड पेशेंट्स आ रहे हैं बिकॉज कोविड कैन कॉज आपको एनकेफेलोपैथी। इसमें भी कोई एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, हाँ सॉरी, इसमें भी कोई टाइप्स हैं, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि ये सिम्टम है, मतलब
हाँ, कोविड में तो जितना वैरायटी दिखाया कि कोविड में जब ब्रेन का एसोसिएटेड विद ब्रेन, कोविड एसोसिएटेड विद ब्रेन, कोविड जाके ब्रेन में उसने एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, उसने एनकेफेलाइटिस भी किया है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी किया है। कोविड कैन कॉज, एक तो बोलते हैं पैरालिटिक अटैक, उसको बोलते हैं गिलेनबेरी सिंड्रोम, वो भी हमने देखा है। सो कोविड 3-4 मतलब खतरनाक ब्रेन का बीमारी कर सकता है, उसके साथ ब्रेन का स्ट्रोक, हार्ट का स्ट्रोक, तो ये सब खतरनाक बीमारी वो कर सकता है। एंड इसको डील करना ठीक समय में, और ठीक समय में डायग्नोस कर पाना, ठीक समय में जान पाना, अगर आपके पास सोफिस्टिकेटेड स्कैन्स इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा करने के लिए। हमारे पास अगर एमआरआई ना हो, हमारे पास सीटी स्कैन्स ना हो प्रॉपर, सो ये सब ना होने से मैनेज करना कोविड को बहुत तकलीफ हो जाएगा एंड बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा कोविड को मैनेज करने में। तो हमें ये सब चाहिए टू हेल्प अस टू फाइट कोविड एंड द एसोसिएटेड ऑल कॉम्प्लिकेशंस। ওকে, তো আমি জানতে চাইবো স্যার, যে হেলথ ওয়ার্ল্ডে এই যে যত ধরনের সিমটমস আপনি বললেন, অ্যাসোসিয়েটেড যত ধরনের সিমটমস দেখা যাচ্ছে, নতুন নতুন আসছে, তো তো আমাদের দর্শকদের জন্য জানতে চাইবো আমাদের হেলথ ওয়ার্ল্ডে কি কি ধরনের এই সবগুলোরই ট্রিটমেন্ট করা হয়, আর কি কি ধরনের মানে ফ্যাসিলিটি কি কি अवेलेबल अच्छा, রয়েছে? our कोविड, देखिए कोविड एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स के लिए इट इज अ वेरी टीम एफर्ट। खाली मेडिसिन का रोल नहीं है, इट हैज अ रोल ऑफ चेस्ट फिजिशियन, इट हैज अ रोल ऑफ क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स, जो आईसीयू में जो पेशेंट्स है उनको मैनेज करने के लिए। तो मेडिसिन, चेस्ट फिजिशियन, क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स, फिर आपका ब्रेन का जब इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है, सो वी रिक्वायर द हेल्प ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट। जब हम आपको कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, हार्ट का कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, वी रिक्वायर द हेल्प ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। फिर हम जब पेट में ब्लीडिंग अल्सर्स हो सकता है, पेट से ब्लीडिंग होता है, ब्लैक स्टूल हो सकता है, उसके लिए हमको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चाहिए, जो हेल्थ वर्ल्ड में, एंड नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन। तो हेल्थ वर्ल्ड में राइट नाउ ऑल द स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट अभी तो फंक्शन कर रहे हैं। ये जो कोविड एंड एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस के साथ डील करने के लिए वी हैव ऑलरेडी हैव अ गुड टीम वर्क एंड गुड टीम, जो पेशेंट्स को हम लोग एक साथ हेल्प कर सके उसको बाहर निकालने के कोविड से। ओके, तो आप कह रहे हो सर जो भी जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें सब लोग टीम वर्क से काम करते हैं, लाइक टीम एफर्ट होता है इसमें? डेफिनेटली, अगर टीम ना हो तो कुछ भी नहीं है, कोई ये अकेले का काम कभी भी ये नहीं है। ये जो महामारी है, अकेला आदमी इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। एंड कोविड तो आप खुद देख रहे हो कि अगर पेशेंट को हो रहा है तो डॉक्टर तो कोई भगवान तो नहीं है, अगर उसको भी फिर कोविड हो जाएगा सो देन और कौन उसको फिर बचाएगा। सो इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। अगर आप टीम वर्क है, टीम में रहेंगे, एक साथ डिसाइड करेंगे, एक साथ अपने, बट हम लोग पेशेंट को बेटर सर्विस दे पाएंगे, सो दैट एक जन अगर ना सोचे तो दूसरा के अपना इनपुट दे देगा कि हाँ भाई हम लोग इस लाइन से थोड़ा जाके देख ले एक बार, बिकॉज हमेशा तो एक आदमी कभी ठीक नहीं हो सकता। डेफिनेटली सर। तो जैसे आपने कुछ कुछ टाइप्स हमें बताए, तो मतलब अभी कौन कौन से टाइप्स के केसेस ज्यादा आ रहे हैं कोविड के, या फिर फीवर, मतलब अभी सेम आ रहे हैं, दोनों मिक्स आ रहे हैं, या फिर अभी मिक्सचर ऑफ केसेस आना शुरू हो गया है। पहले इट वाज लाइक कि जब खाली कोविड था, खाली कोविड के बारे में ही सोचते थे, सो उस वक्त अब ज्यादा हम लोग को माथा एंड ऑल ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता था, बिकॉज कोविड आते थे, सो कोविड के साथ डील करना था, तो कोविड का ही पैटर्न एक था, तो वी हैव टू फॉलो कोविड। अभी जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस आना शुरू हो गया, सो वी हैव टू थिंक एवरी पेशेंट एज अ स्पेशल पेशेंट। वी कैनॉट ब्रांड एक पेशेंट को आप कोविड, दूसरे को भी कोविड की तरह हम मैनेज तो नहीं कर सकते हैं उसको। सो हर पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी पेशेंट इज स्पेशल, and her treatment for that patient is not the same, because अब वही ट्रीटमेंट अगर एक पेशेंट को आप देखो डेंगू हुआ है, उसका सीवियरिटी हर पेशेंट में सेम नहीं होता है।
तो किसका ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, किसका कम ब्लीडिंग होता है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हम अगर एक ही ट्रीटमेंट सब पेशेंट को दे देंगे, देन इट वोंट हेल्प द पेशेंट, इट वोंट हेल्प अस। ডেফিনেটলি স্যার। তো আমরা আলোচনায় ফেরত আসবো। তার আমরা আলোচনা করছিলাম জ্বর নিয়ে। তো স্যার জানতে চাইবো যে এই যে কোভিড সিচুয়েশনটা রয়েছে, এটা নিয়ে আপনার কি মত? মানে क्या लगता है आपको कि कैसा आगे जाने वाला है? देखिए, कोविड तो अभी हमारे घर घर में आ चुका है। सो अभी ये पैंडेमिक की जगह एंडेमिक हो चुका है। एंडेमिक मतलब अभी ये हमारे साथ रहेगा। अभी ये बीच बीच में ऐसे केसेस आते रहेंगे, हमको उसके साथ डील करना पड़ेगा। एंड कोविड से बचने के लिए सिर्फ 4 उपाय ही हैं। वो 4 उपाय यही है कि वैक्सीनेशन, गेट वैक्सीनेटेड, वेयर योर मास्क, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ भाड़ जगह ना जाइए, एंड अपने आप को साफ सुथरा रखिए, मेंटेन हाइजीन। इतना अगर हम करते हैं सो हम लोग शायद कोविड को अपने से थोड़ा दूर रख सकते हैं। सो यही मेरा मानना है कि अगर हम अपने बचाव की ओर से हमेशा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम जितना अपने आप को एजुकेट कर पाएंगे कोविड के बारे में, जितना हम अपने आप को सतर्क रख पाएंगे कोविड के बारे में, उतना ही हमारे लिए ये लाभदायक होगा। নিশ্চয়ই স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় দেওয়ার জন্য। হাতে আর একটু টাইম নিয়ে আজকে আমরা আবার পরের শনিবার দেখা করব আর কথা বলবো আপনাদের সাথে, জানবো নতুন বিষয়। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার। नमस्कार।